नमस्ते। मैं हूं गर्वित रावत। तो पिछले पाठ में हमने देखा था कि रॉकेट किस सिद्धांत पे चलता है और हमने देखा कि ये गति शक्ति संरक्षण के सिद्धांत पे चलता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के आधार पे भी चलता है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि हर एक क्रिया का विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होगा। और ये गति शक्ति संरक्षण सिद्धांत का ही एक और पहलू है। तो अब इस पाठ में हम देखेंगे कि रॉकेट यांत्रिकी से जुड़े जो बहुत महत्वपूर्ण प्राचल क्या होते हैं, और हम सबसे महत्वपूर्ण प्राचल की बात करेंगे जिसका नाम है डेल्टा वी। अब आम तौर पे जब आप किसी यात्रा पे जाओगे, जैसे आपको किसी और शहर जाना है या कहीं और जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो सवाल दो आते हैं सबसे पहले। एक तो कितना टाइम लगेगा, और दूसरा कि कितना दूर है। और आमतौर पे समझ में भी आता है कि ये सवाल क्यों उठते हैं। समय सबको प्यारा होता है, तो जल्दी पहुंचने की होती है। ये नहीं चाहते कि बहुत समय लग जाए या कुछ लेट हो जाए, या फिर है ना, दिनचर्या चलता रहता है, जीवन चलता रहता है। चलो, ये तो समझ में आता है। और दूसरी बात है कि हमें दूरी से भी कुछ मतलब रहता है, क्योंकि इससे थोड़ा आइडिया आता है कि अच्छा इतना दूर है, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना मतलब खर्चा आएगा, ये भी समझ में आता है। अब दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष यात्राओं में ये दोनों जो प्राचल हैं, ये जो दोनों जो पैरामीटर्स हैं, समय और दूरी, ये कोई मायने नहीं रखती। अब ये समझने के लिए चलो, पहली बात तो है समय, कि टाइम कितना लगता है। टाइम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, और ये समझ भी सकते हैं क्यों। जैसे चंद्रयान मिशन देख लो, आप चाहते तो हफ्ते भर में भी आपको विमान को पहुंचा सकते हैं वो चांद पे, पर वो क्यों जल्दबाजी करें, इतना खर्चा किया है, इतना समय लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक करने में, सब कुछ प्लानिंग करने में, और उसके बाद आपको एक जल्दीबाजी में गलती हो गई, है ना, तो पता नहीं कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आपका खराब हो जाएगा, कितने महीनों का, कितने सालों का इन्वेस्टमेंट। तो समझ में आता है। और जल्दी ऐसे है भी क्यों? क्योंकि ये संस्थान चलाते हैं। जैसे कि आप नासा का वॉयेजर सीरीज देख लो। अब जैसे वॉयेजर 2 है, इसको धरती से उतरे मतलब 45 साल हो गए, और ये पूरा सौर मंडल का चक्कर मारने गया था। तो फिर बृहस्पति पार किया कुछ 10 साल 15 साल में, शनि पार कर गया, यूरेनस नेपट्टून, अब वो भटक रहा है बिल्कुल सौर मंडल की भारी सीमा में कहीं है वो। 45 साल हो गए, है ना, तो कोई ऐसे जल्दी तो थी नहीं। सूचना आती रहती है, आंकड़े आते रहते हैं, अनुसंधान होता रहता है इनका। तो ये संस्थान चलाते हैं, और संस्थान काफी टाइम तक चलते रहते हैं। जैसे नासा को अब कितने 50 से तो ऊपर साल हो गए, 60 साल हो गए हैं, तो वो चलता रहेगा, उनका काम चलता रहता है। तो ये है फिर दूरी की, तो ये है समय की बात। अब हम बात करते हैं जैसे दूरी की, पर ये बड़ी अजीब बात है जो आमतौर पे आम तर्क से समझ में नहीं आता, कि हमें अंतरिक्ष यात्राओं में दूरी का कोई मायने नहीं रखता। कोई तुक ही नहीं बनता, कोई पूछता ही नहीं है कि भैया कितना दूर है। कोई ये नहीं पूछता कि बृहस्पति इतना दूर है तो इतना खर्चा आएगा, या इतना कुछ लगेगा, इतना तकनीक लगाना पड़ेगा, या चांद इतना दूर है, या फिर अगर हमें बस एक पृथ्वी की कक्षा में भेजना है, किसी ऑर्बिट में भेजना है, तो उसका मतलब कितना दूर है, वो सब नहीं देखता कोई, है ना। देखते क्या है, एक प्राचल, सबसे महत्वपूर्ण प्राचल यात्रा को निर्धारित करने के लिए जो होता है उसको कहते हैं डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब होता है बदलाव या फिर परिवर्तन, मतलब कि कितना गति परिवर्तन। वी हुआ गति, कि वाहन का आप कितना गति परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। और आमतौर पे ये सोचता आदमी कि यार गति परिवर्तन करने का मतलब क्या मतलब है, कि आपको एक से दूसरी जगह जाना है और आप ये देख रहे हो कि कितना गति परिवर्तन की जरूरत है। पर ऐसा ही है, और उसको हम इस पाठ में समझेंगे। तो ये याद रखिएगा कि मतलब दूरी से कोई मतलब नहीं होता हमारा, और ये हमें अब समझना है कि सिर्फ गति परिवर्तन से हम एक यात्रा निर्धारित कर सकते हैं, और गति परिवर्तन से ही हम वाहन की क्षमता को निर्धारित कर सकते हैं कि वो उस यात्रा पे जाने के काबिल है कि नहीं। जैसे कि आपको याद होगा जब मंगलयान मिशन हुआ था, तो कई अखबारों में आया कि इतना मतलब सस्ते में किया हमने कि पर किलोमीटर एक टैक्सी से भी सस्ता था, ऑटो रिक्शा से भी सस्ता पड़ा हमको, है ना, है ना। और बड़े लोग चौड़े हो रहे हैं सोच बोल के, पर ये बिल्कुल अवैज्ञानिक सोच है। ये तो बिल्कुल जैसे जो जिनको बिल्कुल साइंस नहीं आता या
टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, वो लोग ऐसी बातें करते हैं और बड़े अपना आपको समझते हैं कि 30 मार खाना रे, हमने क्या क्या कर दिया यार, वाह देख इतना सस्ते में ले गए। मतलब दूरी से कोई लेन देन नहीं होता कि आपका रॉकेट का क्या बजट होगा और आपको कितनी तकनीकी कठिनाइयां आएंगी। सब कुछ होता है सिर्फ कि रॉकेट में आप कितना गति परिवर्तन कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए इस पाठ में हम देखेंगे कि डेल्टा वी होता क्या है, उसकी अहमियत क्या है और क्यों अंतरिक्ष विज्ञान में डेल्टा वी को महत्व दिया जाता है, न कि दूरी को। और समय तो जैसे हमको पता है उतना हम ख्याल नहीं रखते समय का, क्योंकि हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा वी क्या होता है अब देखते हैं इस पाठ में। नमस्ते। तो इस पाठ में हम सबसे पहले रॉकेट से संबंधित कुछ चल और प्राचलों का परिचय करवाएंगे। तो चल और प्राचल क्या है इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए आप गए एक गाड़ी खरीदने और आपने दुकानदार से पूछा कि ये गाड़ी का दाम क्या है। उन्होंने कहा 6 लाख रुपए। आपने कहा मेरा बजट तो 5 लाख का है। तो आपने दुकानदार से पूछा कि आप कुछ कर सकते हो कि नहीं। दुकानदार ने कहा सर कहाँ 6 लाख 5 लाख। आपने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं और देख लेते हैं। फिर दुकानदार कहते हैं नहीं सर ऐसे कैसे, ये तो बोनी है हमारी, हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो फिर दुकानदार ने कहा सर इसमें देखो 6 लाख वाली गाड़ी में ये GPS आता है इनबिल्ट, पर अगर आपको ये नहीं चाहिए आपके 20,000 बच जाएंगे। आपने कहा हाँ कोई बात नहीं, मुझे GPS की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, रास्ते मुझे ज़्यादातर पता है, नहीं तो मैं अपना फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी प्रकार से उन्होंने कहा ये LED लाइट्स हैं लेटेस्ट, अगर आपको साधारण लाइट्स चाहिए तो आपके 10,000 बच जाएंगे। आपने कहा मुझे साधारण लाइट्स दे दीजिए, मुझे कोई LED लाइट्स की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आपने वर्ल्ड रेडियो का विकल्प नहीं लिया और ना आपने कोई विंडशील्ड जो आगे शीशे में रेन सेंसर्स लगे हुए विंडशील्ड, आपने कहा मुझे साधारण शीशा दे दीजिए। उन्होंने कहा सर अगर सफ़ेद गाड़ी लेंगे तो आपके 15,000 बच जाएंगे क्योंकि फैक्ट्री से डायरेक्ट सफ़ेद गाड़ी आती है। आपने कहा बिल्कुल सफ़ेद गाड़ी से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और फिर उन्होंने कहा 30,000 रुपये आपके बच जाएंगे अगर आपको सनरूफ वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। आपने कहा कोई बात नहीं, मुझे सनरूफ नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपके बजट में गाड़ी आ गई। तो ये जो हमने देखे हैं जो दाम के जो अलग अलग भाग थे, जिनको हम मतलब विकल्प के रूप में या तो जोड़ लें या तो घाट लें, तो ये हम कहते हैं चल, इनको हम चला सकते हैं। ये वो संख्या है जिनको हम चला सकते हैं। और जो बजट था आपका 5 लाख का वो हो जाता है प्राचल, इसको हम ज़्यादा चला नहीं सकते हैं और ये चलों से ही बनता है। अब गाड़ियों में और भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अगर आपने कहा मुझे गाड़ी का ढांचा ही बदल के दे दो, या आपने कहा मुझे 4 सिलेंडर की जगह 6 सिलेंडर की गाड़ी बना के दो, वो कहेंगे सर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये हो जाते हैं अचल या स्थिरांक, ये अंक नहीं बदले जाते। और कई स्थिरांक कई अचल होते हैं जो प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे कि आपका गुरुत्व या त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप बदल नहीं सकते। तो चल हो जाते हैं वो संख्या जो हम चला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और प्राचल होते हैं जो चलों के संयोग से बनते हैं, अधिकतर इनको हम ज़्यादा नहीं बदल सकते। और प्राचल जो है वो अधिकतर इंजीनियरों को दिया जाता है और बताया जाता है कि इनके सीमित काम होना चाहिए, हो जाना चाहिए। और फिर अचल हो जाते हैं वो संख्या जो हम नहीं बदल सकते। अंग्रेजी में हम चलों को कहते हैं वेरिएबल्स, प्राचलों को पैरामीटर्स और अचल कांस्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे इस उदाहरण में हमने देखे थे कि ये आर्थिक प्राचल और आर्थिक चल हैं, पर विज्ञान की दुनिया में हम तकनीकी प्राचल और चलों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब जैसे गाड़ियों में तकनीकी प्राचल क्या हुए, ये वो हो सकते हैं जो आकार से संबंधित हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे गाड़ी की अधिकतम गति क्या है, गाड़ी का टॉर्क क्या है, उसका बला घूर्ण क्या है, कितना दम से वो उसका इंजन का जो मेन आपका ड्राइव है वो कितने दम से घूम सकता है, हॉर्स पावर क्या है, फिर उसका पिकअप क्या है, 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने सेकंड में पार कर सकता है, गाड़ी का वजन क्या है। तो ये हो जाते हैं कुछ तकनीकी प्राचल। तो इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो तकनीकी प्राचल है और सबसे महत्वपूर्ण प्राचल जो है रॉकेट की दुनिया में, रॉकेट के लिए होता है डेल्टा वी। तो डेल्टा जिसका चिन्ह होता है एक त्रिकोण, इसका मतलब होता है परिवर्तन। तो डेल्टा वी का मतलब होता है गति परिवर्तन। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि ये बताता है कि एक बार आपने रॉकेट को चालू किया और उसका पूरा टंकी आपने खाली कर दिया और एक दिशा में आप चलते गए, ठीक है,
और मतलब ऐसी व्यवस्था में जैसे पृथक व्यवस्था है जहाँ भार का कोई आप पे शक्ति नहीं है, जैसे आप अंतरिक्ष में तैर रहे हो, तो अंतिम गति आप कितनी पकड़ पाओगे वो है आपका गति परिवर्तन। और बड़ी दिलचस्प की बात यह है कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण प्राचल है, क्योंकि आमतौर पे जब हम यात्राओं की बात सोचते हैं तो हम सबसे पहले दिमाग में आता है कि कितना दूर है, पर अंतरिक्ष यात्रा को दूरी से नहीं नापा जाता, बल्कि उनको नापा जाता है डेल्टा वी से ही। ठीक है, और डेल्टा वी जो है ये भी बताता है कि आपके रॉकेट ने कितना कार्य किया है, आपके सामान पे कितना ऊर्जा लगा है, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा अब गति के रूप में बदली जा रही है। तो कुछ गुण देख लें। तो जैसे हमने बताया था कि अगर हम अंतरिक्ष में कहीं तैर रहे हों जहाँ भारी कोई शक्ति ना हो, तो डेल्टा वी सीधे हमें बताता है कि हम अगर एक ही दिशा में हम चलते गए और रॉकेट को चलाते रहे जब तक हमने सारा ईंधन खाली कर दिया, तो हम कितनी गति पकड़ पाएंगे। और डेल्टा वी हमें सीधे बताता है कि हमने कितना काम किया है, रॉकेट ने कितना काम किया है सामान पे उसकी गतिक ऊर्जा बढ़ाने में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, जिसका समीकरण होता है ½ mv²। डेल्टा वी दिशाहीन है, एक आदिश राशि है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी गति बढ़ाई एक दिशा में और आपकी पहली गति थी 0, फिर आपने उसको बढ़ा के कर दिया 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, और फिर आपने उल्टी दिशा में 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया, आपकी कुल गति अब दोबारा 0 हो जाएगी, पर आपका डेल्टा वी 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। तो डेल्टा वी दिशा नहीं देखता इस प्रकार से। डेल्टा वी एक संचय अंक है, इसका मतलब है डेल्टा वी जुड़ता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा डेल्टा वी एक टाइम पे लगाना है, तो एक तो संचय भी है और इसको हम भाग करके खर्च भी कर सकते हैं। तो मतलब कि आपने डेल्टा वी अभी 100 मीटर प्रति सेकंड खर्च किया, उसके बाद 50 किया, फिर आपने इंजन बंद कर दिया, तो अभी आपका 150 मीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी हुआ, फिर आपने इंजन ऑन किया, फिर आपने चला और 500 मीटर प्रति सेकंड, फिर आपने बंद किया, तो आपका कुल डेल्टा वी जुड़ता जाएगा पुराने वैल्यूज से। और अधिकतर जो है रॉकेट की दुनिया में डेल्टा वी को किलोमीटर प्रति सेकंड में ही नापा जाता है। तो फिर प्रश्न यही होता है कि ये डेल्टा वी मतलब क्यों इतना मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि ऐसे आमतौर पे बंदा सोचता नहीं है कि ये डेल्टा वी कैसा प्राचल है, ये कि हमको डेल्टा वी क्यों हम मांग रहे हैं। हम लाइक दूरी नहीं देखते कि रॉकेट कितना दूर जा सकता है, और है ना, या हम बस ये देखते हैं कि कुल गति परिवर्तन कितना कर सकता है रॉकेट का। तो इसको समझने के लिए हम करते हैं एक सोच प्रयोग। मान लीजिए कि धरती पे जो हमारे गाड़ियां हैं ना, वो रॉकेट के समांतर परिस्थितियों में चलते। समांतर परिस्थितियां क्या होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। और ये देखेंगे कि अगर समांतर परिस्थितियों में चलना होता तो हमारे लिए गाड़ी खरीदते वक्त सबसे महत्वपूर्ण प्राचल क्या होता। समांतर परिस्थितियां होंगी आपकी, ज़मीन का कोई रगड़ नहीं है, ठीक है, तो गाड़ी फिसल के चलेंगी अब, बिल्कुल जैसे रॉकेट को कोई फ्रिक्शन नहीं होता, अंतरिक्ष में उसको कोई तकलीफ नहीं होती, हवा का कोई प्रवाह नहीं है, तो हवा को आप भूल जाओ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़, टंकी जो है आपकी गाड़ी की वो दोबारा आप नहीं भर सकते। जितना तेल आपको एक बार मिला है आपको उसी में चलना पड़ेगा। रॉकेट में जब अंतरिक्ष में है तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल पंप मिल जाते हैं उसको कि हाँ चलो भाई ये ईंधन दोबारा भरा लो, ये सब नहीं हो सकता। ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं है, जैसे अंतरिक्ष में कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी आ रही है, साइकिल वाला आ गया, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और आपको कहीं भी पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। जैसे हमारा चंद्रयान मिशन गया, तो अगर चाहे तो आप 2-3 दिन में भी पहुंच सकते हो चांद पर, हमें कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से हम 3-4 महीने ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ आर्थिक प्राचलों पे ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ तकनीकी प्राचलों पे ध्यान करते हैं। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा पॉज करके आप थोड़ा सोच लीजिए और 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण प्राचल गाड़ियों के लिए क्या होता अगर गाड़ियों को रॉकेट जैसे परिस्थितियों पे चलना होता तो। हाँ जी, तो सबसे पहले आपकी गाड़ी शायद कुछ इस प्रकार से दिखेगी। गाड़ी में पहिए तो होंगे नहीं, पहियों का कोई अब फंक्शन ही नहीं रहा गाड़ियों में।
क्योंकि आपके ज़मीन में कोई रगड़ ही नहीं है, तो पहिए कहीं आपको ग्रिप नहीं दिलाएंगे, वो बस ऐसे ही फिसलते रहेंगे। आपका जो इंजन है अब गाड़ी का रॉकेट इंजन ही होगा और कोई तरीका नहीं होगा चलने का। तो आपको आगे भी एक इंजन लगाना पड़ेगा रॉकेट का और एक पीछे भी लगाना पड़ेगा। पीछे वाला आप चलाओगे तो गाड़ी आगे को जाएगी, आगे वाला चलाओगे तो गाड़ी रुकेगी। ठीक है, अब आप अपना ईंधन उतना ही इस्तेमाल करोगे जितना आपको एक बार गति पकड़नी हो। अब यहाँ पे फिर से हम न्यूटन के गति का पहला नियम देखेंगे जो जड़त्व का नियम है। याद रखें कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था तब तक कायम रखेगी जब तक उस पर जोर ना लगे, मतलब कि जो स्थित वस्तु है वो हिल नहीं सकती जब तक उस पर जोर ना लगे, और जो गति में है वो उसी गति में हमेशा हमेशा चलती रहेगी जब तक उस पर जोर ना लगे। और हमारे रॉकेट कार में जोर हम लगाते हैं अपने रॉकेट से, अपने रॉकेट इंजन चला के। तो फिर होगा क्या, एक बार आपने अपनी गाड़ी चला दी और कोई भी गति पकड़ ली तो हमेशा हमेशा के लिए वो उसी गति पे चलती रहेगी वो गाड़ी। ठीक है, अब उसको रोकने के लिए आपको दोबारा अपने आगे वाले रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना आपका गति परिवर्तन आप करना चाहते हो अपना, उतना ही आपका ईंधन खर्च होगा, और ईंधन आपको पड़ेगा महंगा, क्योंकि आप टंकी दोबारा भरवा नहीं सकते। तो आप बड़े ध्यान से इस्तेमाल करोगे। याद रखना कि कितना गति परिवर्तन करो, आपको कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, याद रखना। तो आप बहुत कम कम करके खर्च करोगे। इस प्रकार से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि हम क्यों डेल्टा वी को इतना महत्व देते हैं रॉकेट की दुनिया में। मान लीजिए आप रहते हो मुंबई में और आपको जाना है गोवा, तो आप क्या करोगे? और आपको मान लो जब आपने अपनी गाड़ी खरीदी तो आपको सबसे पहले आपने पूछा भैया कितना आपका डेल्टा वी इस गाड़ी में, वो कहता है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड का आपको कुल डेल्टा वी मिला है। तो आपने कहा ठीक है। तो अब आप रहते हो मुंबई और आपको जाना है गोवा, तो अब आप क्या करोगे? अपनी गाड़ी को 1 मीटर प्रति सेकंड थोड़ा सा उसको ज्वलन करोगे, थोड़ा सा बर्न दोगे और आपकी गाड़ी चल पड़ेगी 1 मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको कोई जल्दी तो है नहीं, क्योंकि ये रॉकेट की परिस्थितियों में हम अभी जी रहे हैं। और धीरे धीरे पहुंच के आप गोवा पहुंच जाओगे। गोवा पहुंचोगे फिर आपका 1 मीटर प्रति सेकंड डेल्टा वी खर्च होगा। अब वापस मुंबई आना है तो 1 मीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी खर्च होगा, और फिर रुकने के लिए फिर 1 और मीटर प्रति सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड में आपने गोवा का ट्रिप हो गया आपका का कुल डेल्टा वी आपके पास है 1000 मीटर प्रति सेकंड का। तो मतलब ठीक है, पर मस्त बात यह है कि अगर आपको मुंबई से कन्याकुमारी भी जाना होता तब भी आपका 4 मीटर प्रति सेकंड होता। अगर आपको कन्याकुमारी से कोलकाता जाना होता और वापस आना होता तब भी आपका 4 मीटर प्रति सेकंड होता। कहने का मतलब है कि आप जितना भी दूर जाना चाहो आप घूम सकते हो उतना ही डेल्टा वी में। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति है कि आपको एक फ़ोन कॉल आता है और वो किसी लड़की का फ़ोन कॉल आया आपको। ठीक है, मान लो, और लड़की ने कहा आता क्या? आपने कहा कहाँ? वो कहती है खंडाला। और आपने कहा जी आएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा आजा मेरी रॉकेट गाड़ी में बैठ जा। तो मुंबई से खंडाला ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो आपने वो अपना 1 मीटर प्रति सेकंड का कुछ थोड़ा सा डेल्टा वी दिया, धीरे धीरे जाएंगे आराम से। अब समस्या क्या हुई, जैसे कि आप पश्चिमी घाट पहुँचे और जब चढ़ाई आ गई तो आपने क्या देखा कि आपकी गाड़ी तो चढ़ी नहीं रही, वो थोड़ी सी चढ़ी और फिसल के वापस आ गई। तो यहाँ आप फंस गए। अब खंडाला की ऊंचाई तो है 500 मीटर, आपकी गाड़ी चल रही है 1 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हुआ क्या? हुआ ये है कि वही जो न्यूटन का गति का नियम है, आपकी गति तभी बदली जाएगी जब कोई बाहरी शक्ति या जोर आपके लगेगा, और यहाँ लग गया है कौन सा? गुरुत्व बल का। तो अब आप कैसे चढ़ोगे? 500 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के लिए आपको कितनी गति की आवश्यकता है? तो इसका कैसे होगा ज्ञात, और इसका कैसे होता है आपके गति के समीकरणों से, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आपने स्कूल में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, जहाँ आपका v होता है आपकी अंतिम गति, u है प्रारंभिक गति, a है आपका त्वरण जो यहाँ पे होगा g, मतलब -g होगा, और s है आपकी ऊंचाई जो है आपकी हाइट 500 मीटर की। अंतिम गति है आपकी 0, क्योंकि ऊपर पहुँचते आपको रुक जाना है। तो फिर आपका
समीकरण बनता है कि प्रारंभिक गति होगी आपका 2gh का वर्गमूल, 2gh अंडर रूट। और जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा निकलता है कि आपकी प्रारंभिक गति होगी 100 मीटर प्रति सेकंड। तो खंडाला तक जाने के लिए आपको 100 मीटर प्रति सेकंड का ईंधन तो खर्च करना ही पड़ेगा। इतना डेल्टा वी तो आपको चाहिए न्यूनतम, मिनिमम। तो मतलब 100 मीटर प्रति सेकंड में मतलब जहां आपके पता नहीं 50, 30, 40 मतलब आपके ट्रिप्स हो सकते थे, क्योंकि और वहाँ पे आपको सिर्फ खंडाला पहुँचने के लिए इतना खर्चा तो आपका होगा। अब जब आप वापस आओगे खंडाला से, फिर आपको 100 मीटर प्रति सेकंड लगेगा, क्योंकि जब आप ऊपर से गिरना शुरू करोगे तो गुरुत्वीय त्वरण आपको ले जाएगा और नीचे पहुंचता आपका दोबारा से 100 मीटर प्रति सेकंड की गति होगी। और अगर आप अपने आप को रोकोगे नहीं तो आप अरब सागर पहुंच जाओगे। तो फिर से आपको रुकने के 100 मीटर। तो खंडाला आने जाने का खर्चा हो गया आपका 200 मीटर प्रति सेकंड। और अगर आप सोचें कि ये ढलान बदल के शायद मेरी प्रारंभिक गति बदल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप ढलान का कोई भी एंगल लगा लो, जब आप अपने राशियों का रेजोल्यूशन करोगे, वेक्टर रेजोल्यूशन करोगे, तो जो कंपोनेंट है ना वो नीचे की तरफ होगा g sin थीटा और ऊपर की तरफ होगा h डिवाइड बाई साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो प्रारंभिक गति तो आपको 100 मीटर प्रति सेकंड लगेगा ही। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब आपने गाड़ी खरीदी थी तो आपको मिला था 1 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी, और उसमें से आपने 200 मीटर प्रति सेकंड खर्च लिया लड़की को इम्प्रेस करने में। तो इसलिए थोड़ा सा होशियार रहना पड़ता है। यह भी देखिए कि आपकी जो प्रारंभिक गति थी 100 मीटर प्रति सेकंड, वो ऊपर पहुंच के 0 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो वो 100 मीटर प्रति सेकंड का जो आपका डेल्टा वी है वो गया कहाँ? हुआ ये है कि आपने अपनी गतिक ऊर्जा छोड़ के उसकी जगह स्थितिज ऊर्जा पा ली है। आपकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। पर इससे समझना यह है कि जब भी हम रॉकेटों को एक गुरुत्वीय क्षेत्र में, ग्रेविटेशनल फील्ड में चलाते हैं, और अगर हमें गुरुत्व बल से लड़ना होता है तो हमारा काफ़ी डेल्टा वी उसमें खर्च हो जाता है। तो इसी सोच प्रयोग में अगर सारे गाड़ियां रॉकेट जैसे चलते तो क्या लोग पहाड़ घूमना बंद कर देते? अब थोड़ा तो कम होता, पर शायद उतना भी नहीं। क्यों? क्योंकि समय के साथ आदमी जो है काफ़ी चतुर हो जाते हैं। अब बंदा कहेगा जब मैंने इतना डेल्टा वी खर्च कर दिया खंडाला चढ़ने में, तो मैं उसी ऊर्जा का फ़ायदा क्यों ना उठाऊं, और जो मुझे गति मिलेगी नीचे आने में उसी से मैं अब माउंट आबू भी घूम लेता हूँ, और फिर माउंट आबू से उतर के उसी को लेके शिमला घूम लेता हूँ, मसूरी घूम लेता हूँ, वापस आते हुए ऊटी घूम लेता हूँ, फिर वापस अपना मुंबई चला जाता हूँ। अब ये सारे पहाड़ एक ही ऊंचाई के नहीं हैं, पर अगर होते तो ये सैद्धांतिक रूप से संभव होता और लोग ऐसे ही करेंगे, और ऐसे ही रॉकेट की दुनिया में होता है। एक बार रॉकेट ने धरती से अंतरिक्ष का यात्रा कर लिया, जब वो पहाड़ चढ़ लिया तो वो आराम से बाकी ग्रह भी घूम के आ सकता है। उसे अधिक ऊर्जा की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टेक्निक को अंग्रेजी में कहते हैं स्लिंग शॉट मेथड या फिर ग्रेविटी असिस्ट मेथड। तो स्लिंग शॉट का मतलब होता है गुलेल। तो इसी प्रकार से कोई गुलेल चाल कह सकते हैं इसको। अगर आपने पिक्चर देखी है द मार्शियन, जिसमें मैट डेमन है, वो मंगल पे अपने एक सदस्य को छोड़ के आ जाते हैं गलती से, और फिर जब उसको वापस लेने आते हैं तो वो धरती से ये गुलेल चाल या स्लिंग शॉट मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि धरती के गुरुत्व बल से वो दोबारा घूमते हैं और फिर मंगल जाके उसको बचा के लाते हैं। अब हम एक उदाहरण सहित प्रयास करेंगे कि हम रॉकेट की गति का हल प्राप्त करें, रॉकेट की गति का गणन करें जैसे जैसे रॉकेट चल रहा है। तो हमारा रॉकेट इस उदाहरण में बहुत सरल है। ईंधन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तोप के गोले, और इंजन है तोप। तो तोप क्या करता है, वो गोलों को फायर करता है और वो हो जाता है उसका प्रोपेलक। और जो हमारा सामान है वो बाकी सारा रॉकेट का ढांचा
और जो इंजन है, मतलब ईंधन छोड़ के बाकी सब हम समान मान के चलेंगे। तो प्रोपेलर एक दिशा में फायर होता है और रॉकेट दूसरी दिशा में चलता है। तो कुल जो सामान का भार है, जिसमें पूरा खोखला ढांचा भी है और जो उसका इंजन भी है ईंधन छोड़ के, वो है कुल 10 किलो का, उदाहरण के लिए। और हमारे हैं ईंधन के 1000 गोले। प्रत्येक गोले का भार है 1 किलो का, और प्रपेलक की गति है, जब गोला छूटता है तो गोले की गति होती है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रश्न ये है कि रॉकेट यात्रा के दौरान शुरू से अंत तक, जब तक उसका सारा ईंधन खत्म ना हो जाए, उसके गति का हल करते हैं। हम देखते हैं उसकी गति कितनी है, उसका गणन करेंगे। और इस उदाहरण के लिए हम फिर से वही पृथक व्यवस्था मान के चलेंगे, जैसे कि हम अंतरिक्ष में हैं और हम तैर रहे हैं बिना किसी जोर के, हमारे पे कोई प्रभाव नहीं है। तो इसके लिए रॉकेट की गति को हम बोलेंगे VR, और रॉकेट का भार के लिए MR। तो रॉकेट की गति जो VR है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ईंधन इस्तेमाल होता रहेगा, और रॉकेट का भार जो है वो कम होता रहेगा। प्रोपेलर की गति है VP और प्रत्येक प्रोपेलर का भार है MP। तो VP हमको पता है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और प्रोपेलर का भार हमको पता है, प्रत्येक प्रोपेलर का भार है 1 किलो। फिर हम इस पे लगाएंगे अपनी गति शक्ति संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत, और उसका सूत्र लगेगा। तो प्रोपेलर की जो गति शक्ति है एक दिशा में जो निकल रही है, वही गति शक्ति हमारे रॉकेट पे लगेगी। तो क्या हो जाएगा, MP इंटू VP इज इक्वल टू MR इंटू, हम कहेंगे डेल्टा VR, क्योंकि VR तो उसका कुल गति है। तो डेल्टा VR है कि जो परिवर्तन हुआ है उसके एक प्रोपेलर के निकलने से कितना परिवर्तन होता है। तो अगर हम डेल्टा VR के रूप से देखें तो समीकरण बनता है MP इंटू VP बटे MR। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं। तो आप टेबल के कॉलम्स देखिए, जो स्तंभ है, पहले वाले में हमने रखा है MR और उसका मात्रक है किलोग्राम। फिर हमने कहा डेल्टा VR वो है किलोमीटर प्रति सेकंड, और डेल्टा VR क्या है, MP VP डिवाइडेड बाय MR। और फिर VR किलोमीटर प्रति सेकंड, MP है किलोग्राम और VP है किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखिएगा कि डेल्टा VR है जो गति का परिवर्तन हो रहा है रॉकेट में एक एक प्रोपेलर का गोला निकलते वक्त, और VR है जो उसकी कुल गति है, जो सारे डेल्टा VR को जुड़ के बनेगा। तो प्रारंभिक स्थिति ऐसी है कि हमारे कुल रॉकेट की कितना भार हुआ, 1000 तक का तो ईंधन है और 10 किलो का सामान है, तो 1010 किलो। ठीक है, अब पहला प्रोपेलर हमने छोड़ा। अब MP इंटू VP तो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 kg किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उससे हम निकालेंगे डेल्टा VR। तो जो गति में परिवर्तन आएगा वो होगा 0.000991, और वो हमका निकलता है जो हमने ऊपर समीकरण बना रखा है MP इंटू VP बटे MR। और कुल गति कितनी हो गई अब रॉकेट की, वो उतनी हुई है अभी फिलहाल, क्योंकि ये पहला गोला है तो ये उतनी हुई है जितना गति परिवर्तन हुआ। अब हमारा दूसरा प्रोपेलर गोला निकला, और उसका अब देखोगे आप जो गति परिवर्तन होगा 0.000992, तो ये करीब 1 मीटर प्रति सेकंड। पर आप देखोगे कि जो गति परिवर्तन है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा रॉकेट का भार भी कम हो रहा है। रॉकेट का भार आप पहले स्तंभ में देखोगे वो 1-1 किलो कम होता जा रहा है। और अब आप देखोगे जो हमारी रॉकेट की गति है वो अब पुरानी गति और नए गति परिवर्तन को जुड़ के बन रही है। तो 0.000991 प्लस 0.000992 से मिलता है हमें 0.001983। तो अब हमने एक और गोला छोड़ा, और ऐसी हमारी गति बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और हमारे रॉकेट का भार कम होता जा रहा है। तो अब अगर हमको ये सारे गोलों के लिए करना पड़ेगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे एक्सेल में। हाँ जी, तो ये है हमारा एक्सेल शीट। तो जिनको एक्सेल नहीं आता, मैं बस ये कह सकता हूँ कि आप सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, आपके उत्पादकता में बहुत सहायता करेगा। तो एक्सेल में
बेसिकली क्या होता है कि हमारे रोज होते हैं जिनको हम पंक्तियां कहते हैं, वो चलते हैं ऐसे, ठीक है, ये रोज होते हैं, और फिर ये होते हैं स्तंभ जिसको हम कहते हैं कॉलम्स, और ये चलते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और किसी भी जो खाने होते हैं इनको हम कहते हैं सेल्स, और एक सेल की पहचान होती है उसके कॉलम और फिर उसके रो से। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि इसको देख लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये जो है, मान लो इसको हम कहेंगे C और 9, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक्स। तो अब हम चलेंगे, पहले एक बार रॉकेट को दोबारा देख लें कि हम किसका बना रहे हैं ये एक्सेल शीट। तो ये है हमारा रॉकेट का, फिर से देख लीजिए एक बार। तो ये है हमारा सामान, हमने बोला है 10 किलो का है, और सामान में क्या क्या है, आपका पूरा रॉकेट का ढांचा और रॉकेट इंजन सब कुछ है। फिर आपका ईंधन है, और ये हमारे कितने तोप के गोले हैं, और हमने डाल रखे हैं 1000, और हर एक गोले का भार है 1 किलो। और फिर ये प्रोपेलर जैसे निकलेगा नीचे की तरफ, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रॉकेट जाएगा दूसरी दिशा में। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस कोने में अपने सारे चलों को डाल रखा है। ये है हमारे सारे चल, ठीक है। और इसमें अब देखो कि पहले दिखेगा आपको यहाँ पे सामान का भार है 10 किलो का, प्रत्येक प्रोपेलर का भार है, जो एक गोले का भार है वो है 1 किलो का, और प्रोपेलर की गति, जो हर एक गोले, जो निकलती हुई गोले की गति होगी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, और हमारे पास 1000 गोले हैं प्रोपेलर की संख्या। प्रारंभिक ईंधन का भार है, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला डाल रखा है इसका अंदर, वो है क्या, B3 इंटू B5। तो B3 क्या हुआ, B3 हुआ प्रत्येक प्रोपेलर का भार, और B5 हुआ कितने प्रोपेलर हैं, तो इन दोनों का गुणांक होगा तो 1000 निकलेगा। और इसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि हम अगर यहाँ जाएंगे तो ये इसके यहाँ ऊपर आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसी प्रकार से प्रारंभिक रॉकेट का भार है 1010 किलो, जो ईंधन का भार है, जो सामान का भार है, और प्रारंभिक ईंधन का भार को जोड़ के बनता है, और उसका भी आप ऊपर देख सकते हो, फॉर्मूला है B6 प्लस B2, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, तो हम क्या क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारे अलग अलग स्तंभों में, अलग अलग कॉलम्स में हमने बना रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे तोप नंबर। तो जैसे जैसे तोप निकल रहे हैं उनके उनके नंबर यहाँ दिखते रहेंगे कि 1 2 3 4 जितने निकले हैं। रॉकेट का भार है वो कम होता जाएगा 1 1 किलो से, जैसे एक एक तोप निकलता जाएगा, ठीक है। और ये जो है इस तरफ, ये क्या थे हमारे, ये हमारे चल, वेरिएबल्स, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है ये जो है हमारा प्राचल, और ये है जो हमारा रॉकेट की गति का जो हमें हल निकालना है जैसे जैसे रॉकेट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे है प्रोपेलर का भार, तो ये हमेशा 1 किलो ही रहेंगे, देखो जैसे पूरा नीचे नीचे जाते रहोगे। और ये हमारे प्रत्येक प्रोपेलर की गति, ये 1 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो ये इसके मात्रक सब ऊपर लिखें। तो प्रोपेलर का भार हो गया किलो में, और प्रोपेलर की गति किलोमीटर प्रति सेकंड, रॉकेट की गति हम नापेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड में, और रॉकेट का भार भी किलो में नापेंगे। अब ये जो है, ये है असली चीज, ये है रॉकेट में जो गति परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा एक एक प्रोपेलर निकल रहा है, तो रॉकेट में कुछ कुछ गति का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये वो बताएगा किलोमीटर प्रति सेकंड में, और जो कुल गति है रॉकेट की, ये सारे गति परिवर्तनों को जोड़ के बनता जाएगा, पिछले वाली गति और नए वाला गति परिवर्तन को जोड़ के बनेगा, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि ये सारे के सारे फॉर्मूलाज पे चल रहा है, तो हमें अब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और असली में हमारा सारा है फॉर्मूला लगेगा इस पे, ये वाला जो कॉलम है इसके सारे सारे सेल्स पे। तो जैसे आप देखोगे इस वाले का फॉर्मूला क्या है, ऊपर यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे ये है I5 इंटू J5 डिवाइडेड बाई F5, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था, गति शक्ति संरक्षण का सिद्धांत का जो सूत्र है उसको लगाएंगे, तो आपका गति शक्ति का संरक्षण होगा, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जो आप कहोगे MPVP इज इक्वल टू MR इंटू डेल्टा VR। तो डेल्टा VR हो जाएगा, तो डेल्टा VR क्या हो जाएगा, डेल्टा VR हो जाएगा MP
इंटू वीपी डिवाइडेड बाय एमआर। ठीक है, उससे आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा वी आर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इसमें हमारा लग रहा है और वो हम देख सकते हैं कि ये वही फॉर्मूला है जो हम यहाँ लगाएंगे। I5 इंटू J5, ये हो गया I5, ये हो गया J5। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, F5 से। हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने ये सारे फॉर्मूला कॉपी कर रखे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ देखते रहो तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी होते रहते हैं, ये उसी मतलब की पंक्ति से निकलते रहेंगे। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ पे जैसे पहला हो जाएगा आपका VR, तो आपकी अभी रॉकेट की गति क्या है। तो पहले जब पहला तोप निकल रहा है, तो पहले तो अभी एक भी तोप नहीं निकला, जब पहला तोप निकला है तो हमारा VR हो गया है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1009। तो उसका क्या निकलता है हल, 0.00099108। और अभी रॉकेट की गति भी उतनी होगी क्योंकि रॉकेट इससे पहले स्थिर था। पर जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो अब अगला वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पुरानी गति प्लस जो नई गति है। ठीक है, तो इसका भी अभी देखते हैं, हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कौन सा कैसे लगाते हैं इसको। तो इसको इस तरह से लगाएंगे हम कि यहाँ पे आप देखोगे H5 प्लस G6। ठीक है, H5 जो आपका हो गया ये H5 प्लस G6, ये तो इसको प्लस करके आपको मिलता है ये चीज। ठीक है, और ये फॉर्मूला अब हम कॉपी करते रहेंगे नीचे तक, है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आप देखोगे कि यहाँ ऊपर देखते रहिए इस कोने में, तो ये फॉर्मूला वहीं कॉपी होता रहेगा, आपको यहाँ ऊपर कोने में दिखता रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जाएंगे, ठीक है, नीचे। चलो, तो फिर ये हो गया। तो अब हमें इसका हल मिल गया है कि हम कैसे VR को देखते रहते हैं कि कैसे कैसे बदलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पहला डेल्टा VR है, जो मतलब परिवर्तन हो रहा है रॉकेट की गति में, शुरू में 0.0099108 है, फिर 0.00992, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और वो हमें पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा रॉकेट का भार भी देखो कम होता जा रहा है। तो वही प्रपेलक का गोला अब ज्यादा मतलब परिवर्तन दिलाएगा हमारी रॉकेट की गति में। और उसी तरह से अब ये जो है ये बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो अब हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें, अब हम इसको नीचे ले जाते हैं। अब 1000 गोले हैं, तो चलो देखते हैं 50 गोले जब हो गए तो 0.05 किलोमीटर प्रति सेकंड अब हमारी रफ्तार हो गई है। तो ये हो गया करीब 50 मीटर प्रति सेकंड अब पहुंचा है। पर अभी भी रॉकेट की गति हर एक का परिवर्तन हो रहा है अभी 0.001 मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड के कुछ ऊपर। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अब हम देखेंगे कि हमारी रॉकेट की अब गति बढ़ती जा रही है। और अब आप देखोगे कि हर एक रॉकेट गति परिवर्तन में भी फर्क जो है दो चीजों के बीच में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट हल्का होता जा रहा है तो अब एक एक गोले का प्रभाव भी ज्यादा होगा। अब जैसे कि यहाँ देखने चलो, यहाँ पे आया 0.002, 510 गोला जब निकला, और जब 511वां निकला तो 0.002004008। तो कितना फर्क पड़ा एक गोले से, 0.000004। ठीक है, अब इसको हम नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, जब थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो, जब 810वां गोला निकला 0.005 है। अब देखो यहाँ फर्क हो गया है हर एक गोले का, नेक्स्ट में 0.00002। ठीक है, तो मतलब कि अब गति परिवर्तन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे हम पहुंच गए हैं कितना, अभी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जैसे जैसे हम एंड करेंगे अब लास्ट में आप देखोगे कि ये काफी तेज हो जाएगा और ऐसी आपकी गति बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे हम खत्म होने जा रहे हैं तो 3.7 किलोमीटर प्रति सेकंड वो बढ़ गई है। और लास्ट में जाके अब आप देखोगे कि एक ही मतलब गोले के निकलने से कितना फर्क पड़ता है, 0.00625 से 0.000
4.66 हो गया एक ही गोले से, कितना फर्क पड़ गया। और पहले 0.0000 कुछ 2 या 3 में हो रहा था एक एक गोले का फर्क, क्योंकि अब रॉकेट बहुत हल्का हो गया। रॉकेट का भार अब देखो सिर्फ 15, 14, 13, 12 किलो का है, और लास्ट में जाके उसका 10 किलो का जो रॉकेट का ढांचा है, जो सामान है, बस उतना ही उसका भार रह गया है। और जब आखिरी गोला निकलेगा तो कुल मिला के एक ही गोला मतलब 100 मीटर प्रति सेकंड की गति परिवर्तन करता है, और आपका आखिरी गति हो जाएगा 4.6654 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब इसको हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि रॉकेट की गति शुरू में बहुत स्लो होती है और बाद में काफी तेज हो जाती है। अब अगर हम इसका ग्राफ निकालें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे रॉकेट की जो गति है वो शुरू में, और ये है गति परिवर्तन, ठीक है। तो ये डेल्टा वी आर दे रहे हैं अभी, ये कुल गति नहीं है, ये डेल्टा वी आर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो ये चीज है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है ये। तो आप देख सकते हो कि कैसे गति बिल्कुल शुरू में धीरे 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 और फिर अचानक खूब उठने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे रॉकेट का भार बहुत कम हो रहा है। और बिल्कुल इसी स्टाइल से आपका रॉकेट की जो कुल गति है वो भी इसी तरह से कुछ जाएगी ऊपर। तो शुरू में रॉकेट की कुल गति है, अब उसका तो थोड़ा सा स्लोप ज्यादा रहेगा, उस पुरानी गति जोड़ते जा रहे हो, ये गति परिवर्तन है, जो गति परिवर्तन है उसमें जुड़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गई। ये भी उसी तरह से लास्ट में जाके बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है ये। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो रॉकेट की अंतिम गति है ना, उसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है क्या है, ये 4.665479, और ये सेल है H1004। तो इसको अब हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। यहां देखिए आप H1004, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और यहां हम लिख देंगे किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये अब हमारी रॉकेट की अंतिम गति है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब ये जैसे हमने बोला था, ये हमारे चल हैं, चलों का काम ही होता है कि इनको थोड़ा चलाया जाए। तो अब हम 10 किलो की जगह, मान लो हमारा सामान का जो भार है, आखिरी जो भार होगा हमारे सामान का जब हमारा ईंधन खत्म हो जाएगा, उसको 8 किलो करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारा 4.9 हो गया, तो कुछ फायदा तो हुआ। 2 किलो हमने कम किया और हमें 4.6 से कुछ 0.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का फर्क मिल गया है, ठीक है। और सारे आपके वैल्यूज यहाँ बदल जाएंगे, और ये दोबारा देखने के लिए हम नीचे जाके देख सकते हैं कि वैसे ही हुआ है, तो 4.899, ठीक है। तो ये हम इसको थोड़े से कम डेसिमल पॉइंट्स में डाल रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार से दिख रहा है। इसको और बढ़ा सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है, इतना ठीक है, नहीं तो इतना ठीक है, ठीक है। तो वापस इसको चलो 10 किलो करके देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। अगर हमने सामान का भार मान लो 20 किलो का किया, इसको डबल किया, तो क्या होगा, तो अचानक अब देखोगे 3.954, या और भी कम हो गया। तो मतलब कि सामान का भार को ज्यादा करोगे तो ऑफ कोर्स अंतिम गति तो कम होगी, पर उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे लग रहा है, क्योंकि देखो हमने अभी 10 से 20 किलो किया है और वो 4.6 से 3.95 हुआ है, तो मतलब कि करीब 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड का फर्क पड़ा है। अगर हमने इसको 5 किलो किया, पहले चलो 10 किलो था तो कितना था वो 4.665, और अगर 5 किया है तो आधा किया है तो 5.4, तो करीब आपको 1 किलोमीटर प्रति सेकंड का फर्क पड़ा है। पर देखो सामान इतना कम करना भी आसान नहीं है, इतना मुश्किल से तो सामान जाता है। प्रत्येक प्रपेलक का भार, अब बताइए इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंदाजा लगाइए। चलो इसको बढ़ा के देखते हैं। अब हमने 1 किलो का है, एक एक गोला, अब इसको 2 किलो का गोला डालते हैं, तो 1000 किलो हो गए 2 गोले के, ठीक है। तो हमें फायदा हुआ है करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड का। पर आप ये देखिए कि आपका जो ईंधन का भार था वो अभी 1 टन से 2 टन कर दिया आपने, तो 1 टन का आपने जोड़ दिया है प्रारंभिक भार में रॉकेट का, और फायदा आपको कुछ उतना खास नहीं हुआ। अगर 4 किलो का किया तो देखिए आपने अभी 2 से 4 किया, पर इसको बढ़ा है सिर्फ करीब 1 और किलोमीटर प्रति सेकंड, और आपने अपने रॉकेट का भार बढ़ा दिया है, मतलब 4 टन का कर दिया है। तो मतलब थोड़ा सा ऐसे ही अंदाजा आ रहा है जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया इसमें। प्रोपेलर की गति, इसको देखते हैं क्या होता है। तो ये है 4.66
और उसको हम 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम प्रोपेलर फेंकेंगे तो 4.6 से इसको देखते हैं, ये हुई ना बात। तो ये तो एक्चुअली दुगना ही हो गया पूरा। तो ये है काम की चीज, ऐसे लग रहा है। अगर इसको 3 किया तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मान लो, देख लो जी 14। तो डेल्टा वी तो आपको बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो प्रोपेलर की गति तो डेफिनेटली बहुत काम की चीज लग रही है। सामान का भार भी कुछ काम का तो है ही, पर सामान कितना कम करेगा बेचारा। प्रोपेलर का भार बढ़ाओ, पर जैसे प्रोपेलर का भार बढ़ाओगे तो क्या होगा, रॉकेट भी भारी पड़ जाएगा, तो उसका गति परिवर्तन होने में भी तकलीफ तो होगी, पर कुछ फायदा तो होता है। तो चलो इसको क्या करते हैं कि हम इनका भी ग्राफ निकाल के देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहां मैंने निकाल रखा है। तो ये है जो आपका बॉल मास, मतलब कि अगर आपने प्रोपेलर का भार जैसे 0.5 है तो आपका रॉकेट गति है 3.96, जब एक था तो 4.67, ये वाला हमारा था। और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा है प्रारंभिक रॉकेट का भार और कुल प्रोपेलर का भार, यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखिएगा इसका, तो बात वही है कि प्रोपेलर का भार आप बढ़ाते जाओ और जरूर आपको रॉकेट की गति में परिवर्तन मिलेगा। लास्ट में डेल्टा वी में फायदा तो हो रहा है, पर मेहनत बहुत लग रही है। अब सोचो 1 किलो का था, यहाँ पे हमने जाके उसको 20 किलो का एक गोला, तो मतलब अब आपका 20 टन का तो ईंधन हो गया, और आपने सिर्फ उसको दुगना कर पाए करीब, है ना, 4.5 से 9 तक ले पाए। तो मतलब आपने 20 गुना तो अपना प्रोपेलर का भार बढ़ाया, हर एक गोले का भार बढ़ाया, रॉकेट इतना बड़ा बनाया, इतना खर्चा किया, और फायदा उतना नहीं हो रहा, पर फिर भी कुछ फायदा तो हो रहा है। अब हम देखते हैं पेलोड के हिसाब से सामान। तो सामान हमने अगर 0.5, हमारा सामान था 1 पे था, नहीं सॉरी, हमारा सामान था 10 पे, तो तब आ रहा था 4.67। अगर हमारा सामान होता सिर्फ 1 किलो का तो 10 गुना मान लो हमने कम किया, 10 किलो से 1 किलो किया होगा मान लो सामान। वापस यहाँ आके देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमारा सामान का भार है 10, सामान का भार हमने किया 1, तो सिर्फ 3 किलोमीटर प्रति सेकंड का फायदा हुआ है, और हमने सामान 10 गुना कम करने के बाद। तो इसमें भी उतना मजा नहीं आ रहा, पर फायदा जरूर हो रहा है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे सामान का भार 0.5 से अगर हम 0.5 किलो के मतलब गैप्स में, स्टेप्स में हम बढ़ाते जाएं 20 किलो तक, तो ये हमारी रॉकेट की गति हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि सामान बढ़ गया हमारा। तो ये इस प्रकार से होगा नीचे, और हमारा अभी फिलहाल सामान का भार था करीब 10 यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि मतलब कि मान लो 10 से हमने सामान का भार 20 भी कर दिया तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, हल्का करने में थोड़ा ज्यादा फायदा है। हल्का करने में आपकी रॉकेट की गति तो काफी फायदा है, पर एक बात के बाद उतना फर्क नहीं पड़ता। तो सामान का भार भी, और सामान कम करना उतना आसान थोड़ा होता है, हर एक चीज नाप तोल के तो जा रहा है इतना मुश्किल से, और फिर भी देख लीजिए। पर ये जो है हमारा रॉकेट की गति, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि बिल्कुल अनुपात बराबर है इसका, जितना आप प्रोपेलर की गति बढ़ाओगे उतना ही आपकी रॉकेट की गति डेल्टा वी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट है, क्योंकि ये फॉर्मूला में भी बाहर को आता है कांस्टेंट के रूप में, आप चेक कर सकते हो। तो ये है बेसिकली हमारा जो हमने देखा है कि रॉकेट की गति का हल कैसे किया जा सकता है, और जैसे जैसे प्रोपेलर निकलता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या सीखने को मिला कि जो प्रोपेलर की गति है ये बड़ी काम की चीज है, इसको बढ़ाओगे तो बहुत फायदा होता है। अगर आपने अपना सामान बढ़ाया तो थोड़ा नुकसान तो होगा, सामान कम किया तो काफी फायदा होता है लास्ट में, यहां देख सकता है आपको थोड़ा बहुत, पर उतना भी कुछ नहीं है। और फिर हमने देखा है कि प्रोपेलर का भार बढ़ा के भी आपको थोड़ा तो गति आपकी जा रही है ऊपर, पर खोदा पहाड़ निकला चूहा, और प्रोपेलर का भार बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आपका रॉकेट का भार बहुत बढ़ता जाएगा। अब उसको खड़ा करना भी है, उसके लिए आपको और बहुत स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत कुछ खर्चा करना पड़ेगा, और तरह तरह के और भी उलझन आते रहेंगे। तो ये है, इससे थोड़ा पता चलता है कि रॉकेट का क्या क्या कठिनाइयां होती हैं डेल्टा वी को बढ़ाने में। हाँ जी, तो इस पार्ट में हमने देखा कि रॉकेट विज्ञान, रॉकेट यांत्रिकी का सबसे महत्वपूर्ण प्राचल जो होता है वो है डेल्टा वी। डेल्टा वी से ही निर्धारित होता है अंतरिक्ष यात्रा।
और अगर आपके रॉकेट के पास उतना डेल्टा वी देने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप अपने मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आपने अपनी गाड़ी की टंकी भरी और वो जा सकता है 400 किलोमीटर, पर अगर आपको जहाँ पहुँचना है वो 450 किलोमीटर है, तो आप कुछ भी कर लो, आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुँच सकते। तो डेल्टा वी सबसे महत्वपूर्ण प्राचल है अंतरिक्ष यात्रा को पहचानने की, और अंतरिक्ष यात्राएं सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वी से ही पहचाने जाते हैं। जैसे कि चांद पे उतरने के लिए एक डेल्टा वी होगा, धरती की परिक्रमा लगाने में कक्षा में भेजने के लिए कोई और डेल्टा वी होगा, अगर आपको मिसाइल भेजना है 5000 किलोमीटर का तो उसका अपना डेल्टा वी होगा। तो इस प्रकार से उस रॉकेट को उतना डेल्टा वी देने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और ये होता क्यों है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में रगड़ नहीं है, घर्षण नहीं है, वायु घर्षण नहीं है, सड़क की रगड़ नहीं है। जैसे कि अब अपने गाड़ी को देख लो, जब हम रेस देते हैं गाड़ी को तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर कहते हैं, माने कि त्वरण होना चाहिए उसमें। पर आप देखते हो कि एक टाइम के बाद आपकी गाड़ी अब और तेज नहीं जाती। वो इसलिए है क्योंकि जितना जोर आपको त्वरण से मिल रहा है वो लगाने से, और जो सड़क की रगड़ है वो एक संतुलन में पहुंच जाता है, तो फिर आप एक ही गति पे चलते रहते हो। पर ये चीज मतलब अंतरिक्ष में नहीं होगा क्योंकि कोई रगड़ नहीं हो रही उस प्रकार से। तो अगर आप एक प्रकार से रेस देते रहोगे तो आपकी गति बढ़ती जाएगी। और इसमें डेल्टा वी का जो बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो समझना है कि ये एक संख्या है जो संचय होता है, मतलब कि जुड़ता रहता है पुरानी गति से, ठीक है। तो पुरानी गति से वो जुड़ता रहेगा। तो आप धीरे धीरे भी दे सकते हो, आपको सब कुछ एक साथ देने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको वाहन को एक साथ ही सारा का सारा डेल्टा वी देना है, आप धीरे धीरे दे सकते हो और आप चाहो तो एक साथ भी दे सकते हो। तो फिर हमने इस पार्ट में थोड़ा सा इसका गणितीय रूप से इसकी जांच की, इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस किया और ये देखा कि डेल्टा वी मतलब किन चलों से, किन वेरिएबल से प्रभावित होती है और उनके बीच का रिश्ता क्या है। तो एक तो हमने देखा कि जैसे प्रोपेलर की जो गति है, जो ईंधन की गति है, निकास गति, जितना बढ़ाओगे उतना ही उसी अनुपात में डेल्टा वी बढ़ता है। फिर हमने देखा कि प्रोपेलर का भार जो है, अगर आपने खूब प्रोपेलर डाला तो शुरू में कुछ फायदा होता है पर फिर बाद में उतना फायदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रोपेलर जितना डालोगे तो आपका वाहन भी तो भारी हो रहा है, तो उसको फिर गति देना भी उतना ही कठिन होता रहता है। और उसी तरह से फिर हमने देखा कि सामान का भार जो है ना, उसको कम करने से जरूर कुछ फायदा होता है पर बहुत कम करना पड़ेगा अगर आपको असली फायदा चाहिए, और इतना कम करना आसान नहीं होता। तो डेल्टा वी के जो कठिनाई हैं, मतलब कि उसको बढ़ाना, अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। क्योंकि यांत्रिक रूप से काफ़ी कुछ खर्चे करने पड़ेंगे अगर रॉकेट बड़ा बनाना है, और फायदा आपको उतना शायद नहीं मिलेगा। इसलिए छोटे रॉकेट बनाना ज़्यादा आसान होता है ना। छोटे छोटे मिसाइल बनाना जो मतलब कि 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ICBM लेवल तक पहुंचोगे तो उतना ही मुश्किल होता रहता है, क्योंकि उतना डेल्टा वी फिर देना और भी कठिन होता रहता है। और इसको हम अच्छे से देखेंगे अगले पार्ट में, जहां हमारा परिचय होगा रॉकेट इक्वेशन से, जो रॉकेट का सूत्र है। इसको चाइकोव्स्की रॉकेट इक्वेशन भी कहते हैं, और ये पूरे रॉकेट विज्ञान और रॉकेट यांत्रिकी में केंद्रीय सूत्र है। दिस इज द सेंट्रल इक्वेशन, जिससे पूरा वर्णित होता है कि डेल्टा वी के जो चल हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं डेल्टा वी को, और डेल्टा वी बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। ओके, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।